बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी। डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त इलेक्शन से मुतल्लिक जो केस था, जो रिगिंग का केस था, दोबारा से इलेक्शन करवाने का केस था, इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुना दिया है। लेकिन ये फैसला सुनाने से पहले अदालत में क्या कुछ हुआ ये हम आपको बताएंगे। पीटीआई के वकील को क्यों रोक दिया गया, ना सिर्फ अदालत के अंदर बल्कि अदालत के अगर बाहर भी उन्होंने बात की तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ये आज जो अदालत की जानिब से रिमार्क्स आए हैं, जो हुक्मनामा आया है, इस पर डिस्कस करने के लिए सुहेल रशीद साहब भी मौजूद हैं, मेरे साथ राजा बशारत साहब भी मौजूद हैं। एक और चीज़ आज डिस्कस करेंगे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें 1 मार्च को अहम फैसला एक्सपेक्टेड है। बाबू के खिलाफ, एक ब्यूरोक्रेट के खिलाफ ये फैसला आएगा। इसको भी आज डिस्कस करेंगे। आज जस्टिस बाबर सत्तार ने दबा के क्लास ली है, वो भी इनसे जानेंगे। सबसे पहले सुहेल साहब, आज अदालत के अंदर जो कुछ हुआ बेसिकली, पहले तो हम इस पे आते हैं कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली साहब जो हैं उनको अदालत ने पिछली समात पे कहा था कि इनको एसएचओ गिरफ्तार करके लाएं। अब बजरिया ईमेल बताया गया कि वो तो मुल्क में मौजूद ही नहीं है और वो ब्रिगेडियर साहब का जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के दौर में कोर्ट मार्शल हो चुका है। तो उनकी जानिब से ये जो दरख्वास्त आई है, बेसिकली चीफ जस्टिस से फ्रिवलेस लिटिगेशन करार दे रहे हैं। इस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने फैसला भी सुना दिया, लेकिन जो कुछ आज अदालत के अंदर हुआ ज़रा क्विकली बता दें। बहुत शुक्रिया कमर साहब। सबसे पहले तो ये कि वो अब ब्रिगेडियर रिटायर्ड नहीं हैं, ये आज ही कोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि उनका तो कोर्ट मार्शल हुआ था और ये वही हैं जिन पे शक का इजहार किया जा रहा था कि इनका शायद ये अली, ब्रिगेडियर अली जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था, ये वही हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आज बताया कि 2012 में इनका कोर्ट मार्शल होकर 5 साल कैद हुई थी, 4 साल बाद इनको रिहा कर दिया गया था। लेकिन इनके रैंक जो हैं और तमाम जो पैक्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं जब कोर्ट मार्शल होता है, लिहाजा ये रैंक का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, खुद को ब्रिगेडियर रिटायर्ड ये ज़ाहिर नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वाजे भी कर दिया है। अब बातें हैं उनकी कि वो पेश नहीं हुए, दूसरी समात पर भी पेश नहीं हुए, लेकिन उन्होंने फिक्सेशन ब्रांच जो है सुप्रीम कोर्ट की उसको एक ईमेल लिखी है जो आज ईमेल बेंच के सामने मौजूद थी और उसको वहाँ पर उसके कुछ पोर्शंस पढ़े भी गए और ऑर्डर शीट का भी हिसाब बनाया गया उसे। उसमें उन्होंने माजरत किया सुप्रीम कोर्ट से कि अगर किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ मेरी वजह से पहुँची तो उस पर मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि कोई मैं मीडिया ऐप दूँ, ना ही मैं मीडिया में कोई अपनी पटिशन की कापी शेयर की। साथ उन्होंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाए कि वो कब कब बैरून मुल्क गए, लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि अचानक क्यों जाना पड़ा। और ये बात भी कोर्ट ने पॉइंट आउट की है कि उन्होंने रीज़न नहीं बताई। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि जिस तरह से उन्होंने पिटीशन दायर की, मीडिया में खबरें चलवाईं और फिर अचानक बाहर चले गए, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। ये बड़े अहम रिमार्क्स थे कि इस चीज़ को देखना चाहिए, स्टेट को भी देखना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि रेज़ किए गए हैं कोर्ट की जानिब से भी, और मीडिया को भी एक बार बड़ा फिर जो है ना सख्त रिमार्क्स का सामना करना पड़ा। एक तो उन्होंने कहा कि एक इजलास की खबर जो है वो चलाई गई जो कि गलत थी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो दरख्वास्त आई थी अली खान की, ये सुप्रीम कोर्ट में आने की खबर मीडिया पे क्यों चली, इस पर उनका आज तीसरी बार बरहमी का इजहार किया गया। बीच में आते हैं, आपने बात की थी पीटीआई के वकील। पीटीआई के वकील नहीं थे, पीटीआई के रहनुमा जरूर हैं, लेकिन इस केस में वो फ्रीक नहीं थे। उनका थोड़ा अपना तरीकाकार मेरे लिए भी, मतलब उसको मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। शौकत बसरा साहब जो आए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कोई फ्रीक बनने की दरख्वास्त नहीं दायर की हुई थी। तो होता है कि आप किसी केस में सीएम डालते हैं, फ्रीक बन जाते हैं। वो फ्रीक इसमें थे ही नहीं ना। पीटीआई ने खुद अभी तक धांधली का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, वो इस केस में आकर सिर्फ बोलना चाह रहे थे। चीफ जस्टिस ने इजाज़त नहीं दी, उन्होंने कहा कि आपको हम नहीं बोलने देंगे, अगर आप अली खान के वकील हैं तो बोलें। उन्होंने कहा मैं वकील तो सिर्फ हाई कोर्ट की हद तक। सुहेल साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। देयर इज अ प्रॉपर वे टू डू थिंग्स और उसके लिए आपको दरखास्त दायर करनी है। लेकिन राज साहब, ये इसी से आगे आप करूँगा, फिर आप सुहेल साहब का भी जवाब दें। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब चीफ जस्टिस को पता है कि पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहे हैं, एक सरकारी अहम ओहदे पर बैठा हुआ शख्स ये कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि रावलपिंडी डिवीज़न की 13 सीट्स में जो है धांधली हुई है और मैंने जितवाया, ऐसे मामले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना सू मोटो लेते हैं बल्कि जो दरख्वास्त आई हुई है उस पर भी कोई रिमार्क्स नहीं दिए जाते हैं। एक वकील अगर खड़े होकर कोई इस्तदा इस हवाले से करना चाह रहा है तो क्या हालात को देखते हुए, हालात की संगीनी को देखते हुए उसे इजाज़त देनी चाहिए थी?
बहुत शुक्रिया कमर। असल में मैं जो सोहेल साहब ने इसकी सवाल आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन जो बात सोहेल साहब ने की ना कि ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये वाकई उन्होंने कहा कि ये कोई मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहा है या ब्रिगेडियर साहब के हवाले से। सोहेल साहब, ये ब्रिगेडियर साहब वो है, जब साने एबटाबाद हुआ था तो उन्होंने GHQ में ये कहा था कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इसकी इंक्वायरी करवाएं। उस हवाले उसके बाद उनका कोर्ट मार्शल हुआ था। ये अगर उस वक्त मुल्क के खिलाफ काम करते होते तो उस वक्त ये सवाल ही नहीं उठाते। ये तो एक अलग टॉपिक है कि क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने काजी साहब ने ये कहा। देखिए वहाँ पे यकीनन एबटाबाद का वाकया था, उस पर एक कमीशन भी बना था, उसने इंक्वायरी भी की थी और उसमें लोगों को बुलाया भी गया था। उसकी रिपोर्ट के ऊपर सवालात हैं कि किधर है किधर नहीं, वो एक अलग मुद्दा ज़रूर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जी ये वाहिद मुहिब वतन थे उस वक्त, तो इसलिए इनको सजा दे दी होती है सोहेल साहब। लेकिन जो कमर साहब ने सवाल किया था ना, ये जो यहाँ पर ये भी आज कहा गया कि जजेस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर अपनी वजाहत नहीं दे सकते, लेकिन मैं बसत एहतराम जनाब चीफ जस्टिस साहब, आप एक तरफ ये बात कहते हैं तो दूसरी तरफ उसी हफ्ते के सनीचर की सपहर को आपने यहाँ पर नीचे खड़े होकर जो बात की थी हमारे कुछ साफी दोस्तों से, पत्रकारों से, तो वो क्या था? फिर वो क्या था? अगर एक तरफ आप कहते हैं कि मीडिया पर आप इतना ही मीडिया के दोस्तों से नाराज़ है कि मीडिया में ये रिपोर्ट क्यों होता है, खबरें चलती हैं, फट्टे चलते हैं, प्रिंट मीडिया में आता है, तो फिर ये क्या था? आप एक तरफ आप कहते हैं कि जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, दूसरी तरफ आप खुद जाकर बात करते हैं, वजाहत करते हैं। और एक बंदा, आज मुझे बड़ी इस बात पर हैरानगी हुई कि अगर एक तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि उन्होंने अदालत के सामने ये बात रखी कि आप 10 लाख रुपए का जुर्माना करें। भाई क्यों 10 लाख रुपए जुर्माना करें? वो तो कोर्ट करेगी ना, जितना भी करेगी। आप कौन होते हैं उसको सजेशन देने वाले कि आप 10 लाख रुपए जुर्माना करें? फिर शौकत बस्सा के हवाले से जी के शिराज शौकत साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें बुलाया गया काजी साहब ने बुलाया रोस्टरों पर। आपने कहा जी कि आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या फिर हम करें? उन्होंने कहा जी कि आप ना करें, मैं आपसे इस्तदा करता हूँ, हम इन्हें समझा लेंगे। काजी साहब कहते हैं कि ये ऐसा ना हो कि बाहर जाकर इस पर बात करें। भाई अल्लाह ताला के कुरान में कहता है कि मैंने इंसान को ज़ुबान दी बोलने के लिए, तो आप कौन होते हैं पाबंदियाँ लगाने वाले? आप बोलने से क्यों मना करते हैं बंदे को कि वो बाहर आकर अपना मुद्दा ने बयान करे? ये चीज़ें जो हैं तजादात, ये मुझे समझ नहीं आ रही हैं कि अगले इलाके में कुछ होता है, उसके बाद दूसरा कुछ होता है। नहीं, जस्टिस काजी फाइज ईसा जो आइन की किताब लहरा के पार्लियामेंट में जो डिबेट उन्होंने जो आर्टिकल 19 का हवाला दिया था, इधर बैठे हुए जस्टिस मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब ये कहते रहे हैं कि आर्टिकल 19 को प्रोटेक्ट करना है हमने, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये एकदम समझ से बाहर आज भी उन्होंने वो आपने रिमार्क्स किया था कि ये बात दोहराई है, जब शहजाद शौकत साहब ने कहा कि मीडिया के ऊपर कुछ एतराज़ात हैं तो पेमरा इस मामले को देख सकता है, तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, फिर तो आर्टिकल 19 का मामला आ जाता है और आज़ादी इज़हार राय का मामला आ जाता है, तो इसको खुद मीडिया को देखना चाहिए कि जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग हो और उसका कोर्ट ऑर्डर में भी हिस्सा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक पिटीशन आई है सुप्रीम कोर्ट में, उसको रिपोर्ट करने पे इतना मसला किया है कि जी वो आ गई, यहाँ से तो सारी दरखास्तें दायर होने के ऊपर रिपोर्ट होती हैं, तो एक आ गई। हमने तब अच्छा जब ये दरखास्त दायर हुई थी तब भी हमने अपने ऑफिस में यही बताया था कि अभी कबल अज़ वक्त किस्म की दरखास्त है जिसने खारिज होना है और जुर्माने वगैरह के साथ खारिज होगी, क्योंकि अभी तो ट्रिब्यूनल्स में मामला पड़ा हुआ है, अभी तो इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी उजरदारियाँ जा रही हैं। उससे पहले एक इस तरह की इतनी ब्लैंकेट किस्म की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में आ जाए कि पूरा इलेक्शन कलअदम करार दे के आप दोबारा इलेक्शन करवाएं, ये तो किसी मतलब अच्छे वकील की हाथ की ऐसी लिखी भी नहीं सकती, लिखी भी नहीं हो सकती। तो इस पटिशन की हैसियत बहरहाल कुछ भी नहीं थी। दूसरी बात है पीटीआई आड़ लिए हुए थी कि सुप्रीम कोर्ट इसी पटिशन में से चला ले केस, तो हम भी बीच में जाके बोल दें। पीटीआई खुद नहीं आना चाह रही, ना आई है, ना उन्होंने कोई दरखास्त दी है। शोएब शाहीन साहब आते रहते हैं डेली, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इधर ही होते हैं शारा दस्तूर पे। उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है, पटिशन नहीं फाइल की, ख़त लिखा है जी कि धांधली हो गई है। शौकत बसरा आके अदालत में कहते हैं जी मेरे पास कुरान है, मुझे सुन लें। ये तरीका होता है यार वकील का? नहीं, ये तरीका तो नहीं होता, ये बात दुरुस्त है, ये तरीका नहीं होता। लेकिन सोहेल साहब आज जो बात है ना काजी साहब ने की, ये रिगिंग के हवाले से एक लफ्ज़ तक नहीं बोला उन्होंने यार कि रिगिंग हुई है या नहीं हुई है। जो कुछ भी हुआ वो बस वैसे ही बात करके उन्होंने कहा जी ठीक है आप चले जाए, उसको 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ और ब्रिगेडियर नाम ना लिखा जाए साथ। वो कोर्ट मार्शल के बाद जो हुआ सो हुआ। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पर कि
कुछ ना कुछ तो उनकी तरफ से रिमार्क्स आने चाहिए थे ना रिगिंग के लेकिन- हवाले लेकिन- से, लेकिन लेकिन उस देखें- पर बिल्कुल ही उन्होंने उल्टा मीडिया को लताड़ दिया आज। उल्टा अच्छा, उन्होंने मुझे मुझे सोहेल गुलाम साहब को इस लताड़ बात दिया। का आंसर दें कि पीटीआई किस उससे आए। पीटीआई को पता है कि जब हम इधर जाएंगे तो वो कहेंगे अच्छा आपके केस हैं तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं। वो पीटीआई यहाँ पे आएगी तो वो कहेंगे कि हम आपने तो लेवल प्लेइंग फील्ड में हमसे कहा था कि हमसे आपको नहीं चाहिए, आप दोबारा हमारे पास आ गए हैं। पीटीआई यहाँ पे आएगी तो उनको पता है कि इस केस का भी वही असर होना है जो बाकी केसेस का हुआ है। तो पीटीआई आते हुए यहाँ पे सोचेगी एक तो, ठीक है, इस वजह से उनकी जानिब से नहीं किया गया। दूसरी बात यह है कि पूरे मुल्क में इस टाइम अगर एहतजाज का सिलसिला जारी है, बलूचिस्तान के जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहा, बलूचिस्तान में जिस तरह से एहतजाज हो रहा है, जामशोरों में जिस तरह से एहतजाज हो रहा है, मुल्क की बेशतर सियासी जमातें धांधली का रोना रो रही हैं, केपी में एहतजाज हो रहा है, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज हो रहा है, तो चीफ जस्टिस को ये नजर नहीं देखें आता। कमर साहब, इस वक्त पीटीआई वो जमात बन चुकी है कि जो जिस पर ना पूरी तरह से वकला और बड़े नामी ग्रामी लायक फायक वकला जो है ना इस वक्त उसकी कोर में बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको हम ये सजेस्ट नहीं करते हुए ना थोड़ा सा झिझक भी आती है कि यार वो बेहतर समझते होंगे। आप सलमान अकरम राजा धांधली के खिलाफ इस वक्त सफ़े अव्वल में लड़ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट अभी तक नहीं आए, तो उनकी कैलकुलेशन तो होगी कोई कि कब जाना है सुप्रीम कोर्ट और कैसे जाना है, फोरम्स एग्जॉस्ट करके जाना है। एक तरफ उनको वो अभी आके क्या सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा अच्छा जी क्या हुआ, और जी इस्लामाबाद में धांधली होगी, फिर क्या हुआ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जी 3 नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं नून लीग के। फिर वो कहेंगे तो यार हमारे पास क्यों आए, पहले नीचे वाले वर्क कर रहे हैं फोरम्स इसीलिए एग्जॉस्ट। वो नहीं आ रहे हैं। तो ये फोरम्स बहरहाल जो आइन कानून में दिए हुए हैं उनको एग्जॉस्ट होना है, और वहां से अगर उनको रिलीफ मिल भी रहा है तो उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट में फौरी आगे कुछ ऐसा और नहीं कह सकते। मीनवाइल एक पीडीएम 2 कमिश्नर- बन गई है हाँ। और वो हमारे सरों पे एक मुसल्लत होगी। कमिश्नर जो है ना, एक कमिश्नर साहब के जो बयानात हैं पिंड के कमिश्नर के, उसके ऊपर सो मोटो लेना ना लेना सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है या उन लेना इल्जामात चाहिए था के- या नहीं। अच्छा, आप दोनों हुआ सीनियर क्या? रिपोर्टर्स हुआ हैं, क्या? मैं आपको लेना बताऊं। चाहिए था या नहीं। कामर साहब हुआ क्या, आज काजी साहब ने कहा ना, बड़े तपे हुए थे मीडिया पर। काजी साहब को जिस दिन हफ्ते को कमिश्नर साहब ने बयान दिया ना, उस दिन काजी साहब को कहा गया लार्जेस्ट बेंच बनाने के हवाले से, सो मोटो के हवाले से, लेकिन काजी साहब ने इनकार कर दिया। लेकिन आज वो तपे हुए थे मीडिया पर। सो मोटो यार, मैं अब कमेटी के बनी हुई है, आप उसके लिखते अगर कहते तो सो मोटो लेना चाहिए था उस पर। काजी साहब की ज़ात पर ये अगर उसने अटैक किया है तो फिर वो काजी साहब कह सकते थे कि अगर आपके पास क्या है तो मुझे सबूत दे, यहाँ पर रखे, लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सख्त एक्शन लेना चाहिए था अगर कमिश्नर के पास सबूत ना होते, और काजी साहब ये करते कि सोमोटो लेके एक बेंच तश्कील देते, बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही है। और खुद उसमें ना नहीं, आते। और काजी साहब ने किया क्या, मैं आपको अब वो बता देता हूँ ना किया क्या। ये सारा मामला टाला, मंसूर अली शाह की एक मिनट, सुनवाई में सारा मामला तो सोहेल साहब बात कर रहे हैं ना, इसी हवाले से हफ्ते को दिन को काजी साहब को कहा गया यहाँ पर जजेस की तरफ से कि आप इस पर सो मोटो लें और लार्जेस्ट बेंच की तश्कील करें। मैं तो उसके ये भी बाद कहता हूँ कि अच्छा आप full नहीं court- नहीं आप उसका full court- अब आप मुझे full मैं court सिर्फ बिठा देते, आप full फुल court फुल बिठा कोर्ट देते। क्या बिठानी थी सारे सोहेल बिठा साहब, देते। नहीं नहीं सारे एक बिठा दिया था। मिनट, फुल कोर्ट क्या बिठानी थी, 3 जजेस जिनके पास ऑलरेडी ये वाला केस आया उसमें इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया। उसकी वजूहत ये थी कि काजी साहब पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने इलेक्शन में धांधली की है, तो उन्होंने सिर्फ यहाँ पे 2 रिपोर्टर्स जो खड़े थे उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के मामला खत्म कर दिया कि धांधली मेरे को अच्छा, सबूत बात ले आपने आए। पीडीएम की कवर साहब, लेकिन रात को किसी को किरदार मिलता है तो वो खुशी से उनके चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन रात को वो मुरझाए हुए थे। मुरझाए हुए थे। सोहेल साहब, क्या वजह थी पॉलिटिकल इसकी? कैपिटल अब उनका खत्म होने वाला है यार इसके बाद। उनको वाज़ी तौर पे पता था कि वो जो नून लीग अपने लिए, शहबाज शरीफ अपने लिए शायद अंदर से खुश होंगे मैं वज़ीर आज़म दोबारा बनने जा रहा हूँ, लेकिन नून लीग एज नून लीग खुश नहीं है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे कोई ऐसा नुमाइंदगी भी नहीं थी। पीपल्स पार्टी जितना कुछ लेना चाहती थी मेरा ख्याल है वो उन्हें नहीं मिला सारा, इसलिए वो परेशान थे। और पीपल्स पार्टी गरेज़ा तो है, पीपल्स पार्टी की अगर कुछ मजबूरियाँ ना होती बिलावल भुट्टो की, मैं समझता हूँ उन मजबूरियों में एक उनके वालिद साहब भी हैं कि उनके ऊपर केसेस हैं, बहुत से मसाइल हैं। अब उनके वालिद साहब के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो सदर बन के 5 साल का इस्तिस्ना एंजॉय करें, या फिर जाली अकाउंट्स केसेस सारी अदालत में पड़े हुए हैं, उनको दोबारा खुलने की क्या बात, वो खुले हुए हैं, वो बंद ही नहीं हुए, ठीक है, वो वहीं पेशी के लिए बुला लेंगे। ठीक लग जाते है, पेशी के लिए बुला लेंगे। और इसीलिए 13-14 केस हैं जिनमें से 5 चेहरे डायरेक्ट नामजद हैं। चेहरे मुरझाए हुए बैठे हुए थे।
इन्होंने बड़ा ट्वीट उन्हें जबरदस्त ये किया लेना रात को। चाहिएगा, सोहेल साहब उन्हें ने ये- शहबाज शरीफ नाफिज कर दिए गए हाँ, शहबाज शरीफ की कैफियत है अब ना, शहबाज शरीफ अब एक कैफियत है, एक सोल्यूशन है। दोबारा और जिस नाफिज तरह कर दिए गए। मार्शल लॉ नाफिज किया जाता है इस तरह शहबाज क्लियर शरीफ भी। मैंडेट ना रह जाए तो शहबाज शरीफ नाफिज नाफिज कर कर दो। दिए। और अगर ये नफाज इतना अच्छा होता तो ये इसको- आइन में लिख दिया करेंगे नहीं। जब ऐसी सूरत हाल बने शहबाज अगर ये नफाज अच्छा होता तो इसको ना नवाज शरीफ साहब खुद आते। खुद नवाज शरीफ इस गवर्नमेंट के साथ नहीं है, आसिफ किरमानी जो नवाज शरीफ के आज साथ उन्होंने ही ट्वीट है, किया वो आसिफ ट्वीट कुमार कर रहे हैं कि जबरदस्ती ये की शादी जबरदस्ती की बंधन, शादी है। और ये मुझे लग रहा है सर साहब के नून लीग जो मियां नवाज शरीफ, असल नून लीग तो मियां नवाज शरीफ ही है ना, हाँ। शहबाज शरीफ साहब तो बेचारे उनकी मेरा क्या ख्याल से हैसियत है? ये सेटअप ज्यादा देर चलेगा ही नहीं। नहीं, बहरहाल हम नहीं, जल्दी उसके से साथ वेरी ही। क्विकली आते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और लोगों को बताते हैं कि 1 मार्च को कौन सा फैसला आने वाला है। नाज़रीन, 1 मार्च को जो इस्लामाबाद के डीसी हैं इरफान नवाज मेमन के खिलाफ जस्टिस बाबर सत्तार फैसला देंगे। क्या फैसला देंगे आज की समाअत ये बताती है। आज की समाअत में खूब रगड़ा गया है और जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि आपने इतने MPO ऑर्डर्स जो हैं अदालती हुक्मनामा आने के बाद भी जारी किए, तो आपको उस टाइम नहीं पता था कि किसी की वालदा और किसी की हमशीरा जो है उसके बायस वो सफ़र कर रही है। आपको उस टाइम नहीं पता था जब आप ये कर रहे थे। आप तो अपनी वालदा के हुक्म पर उम्रे पर जा रहे थे, वहाँ से उनको रोक भी दिया गया है, वो मुल्क में रहेंगे। आज अदालत में पेश भी हुए हैं, उनको गिरफ़्तार करके लाने का कहा गया था। अब एक ब्यूरोक्रेट का बेसिकली जो कैरियर है वो दाव पे लग सकता है अगर ये फ़ैसला आ गया। लेकिन यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक भी मौजूद हैं। अगर ये अपील जाती है तो रिवर्स भी फ़ैसला हो सकता है। तो सोहेल, वेरी क्विकली आप इस पे बता दें कि जो जस्टिस बाबर सत्तार इरफान नवाज साहब के ख़िलाफ़ क्या ऑर्डर करेंगे। देखें, जिस तरह से उन्होंने केस चलाया है उसमें मुझे उनकी बचत होती नज़र नहीं आ रही। ठीक है, सज़ा दी जा सकती है। और LLB की मूवी का वो जज मुझे याद आ गया यार, इंस्पेक्टर अगर तुमने बात सच न बताई तो तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। मैं सोहेल साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जिस तरह जिसकी प्रोसीडिंग हुई है और जो कुछ भी हुआ वो उनकी खिलाफ आ रहा है फैसला। जी जी, मुझे लगता है कि ये फैसला उनके खिलाफ आ रहा है। उनको तौहीन अदालत केस में सज़ा हो जाएगी, क्योंकि ये मामला जो है वो तौहीन अदालत का होता है, अदालत और उसके दरमियान है। लेकिन वो उस वक्त तक होता है कि उसने सिर्फ अदालत को कुछ कहा हो। उसने अदालत के एक ऐसा ऑर्डर जो है, आज जस्टिस बाबर सत्तार ने क्या कहा कि आपको जब हमने तौहीन अदालत में शोकाज कर दिया था उसके बाद भी आप MPOs जारी कर रहे थे, आप लोगों को उसके बाद भी अरेस्ट थोक कर के रहे थे। हिसाब तो से सर, जारी कर इस्लामाबाद का डीसी रहना आसान थोड़ी है। लेकिन ये बात आज उन्होंने नहीं, अपने- हम तो आज उन्होंने एक और सरकार बात की की। नहीं अच्छा है। सोहेल साहब, मुझे ये बताओ, उन्होंने जो आपने इंटरव्यू में कही ये बात कि हम किसी की आंख कान नाक होते हैं, तो अगर ये बात कहते हैं कि हम उन्होंने कहा कि हमें बताया जाता है कि ये इस मामले से खतरा है तो हमें उस पर एक्ट करना होता है, हम खुद से कुछ नहीं करते। तो हमारे पास जो रिपोर्ट आती है उस पर हम एक्ट करते हैं। लेकिन एक तरफ वो रिपोर्ट होती है, एक तरफ कोर्ट का ऑर्डर होता है। लेकिन तो आप में मसला से कोर्ट के ऑर्डर का आपने दोनों में से एक को चूज करना होता है कि किस पे अमल करना है, किस पे नहीं करना। और जिसमें उन्हें ज्यादा रिस्क नजर आ रहा होता है कि इस पे अमल ना करके मैं फंसूंगा, उस पर वो अमल कर लेते हैं। तो उन्होंने वही किया था। तो अब उनके गले की हड्डी की बन गया है। अब गले की हड्डी बन गया है। प्रॉब्ली इरफान नवाज मेमन के ख़िलाफ़ ये 1 मार्च को जस्टिस बाबर सत्तार फैसला देंगे और वो फैसला एज एग्जांपल भी सेट हो सकता है अगर उसे सेटिस्फाइड ना किया गया और इनको सज़ा भुगतनी पड़ी, ताकि तमाम जो DCs हैं वो ख्याल करें कि अगली दफ़ा अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए कोई MPO ऑर्डर जारी नहीं करने आपने, वरना अदालतें एक्शन लेंगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सुहेल रशीद और राजा बशारत के साथ कमर जैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।